Hello everyone. So today we are going to start with class ninth economics, chapter 1, the story of village Palampur. Before we dwell onto the chapter, before we begin with the chapter, first of all, I want to clarify one thing. I want to put forward few things. I would start with a basic question that in this class ninth, हमारी class ninth में right, why we are studying an extra subject named as economics. हम ये extra subject क्यों पढ़ रहे हैं? हिंदी में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोला जाता है. ओके, हम ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ. द आंसर इज वेरी सिंपल. बहुत ही सरल जवाब है इस चीज का. आपको बेसिकली जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो आपको हमारी सोसाइटी से रूबरू करवाना चाहता है. वो चाहता है कि आप देखो, सीखो, समझो, जानो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे हमारे लिए फ्रेम की जाती हैं, उनको फ्रेम करने का रीजन क्या है, राइट? किसके बेनिफिट के लिए वो पॉलिसी बनी है, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए वो पॉलिसी बनी है, क्यों बनी है, व्हाट आर द रीजंस. प्लस इकोनॉमिक्स बेटा आपको ना देखो हुआ क्या है इन द रिसेंट ईयर्स, इन दिस रिसेंट पास्ट हम सबको एसी रूम में रहने की आदत लगी है. ठीक है, हमने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया. वी हैव स्टॉप्ड गोइंग आउटसाइड फ्रॉम आवर होम. है ना, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, एवरीथिंग कम्स एट आवर डोर स्टेप, राइट? वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड, राइट? तो इससे क्या हुआ, हमारी जो सोशल ग्रोथ थी, हमारी जो सोसाइटी की डेवलपमेंट थी, हमारी जो लिंकिंग थी, बॉन्डिंग थी, हमारी जो प्रैक्टिकल लर्निंग थी सोसाइटी में जाके देखने की, चीजों को समझने की, वो जीरो हो चुकी है. ओके, सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमारे आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है उससे रूबरू आपको करवाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, प्लस एज एन एजुकेटर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट दैट एक और रीजन क्या है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. देयर इज वन मोर पर्सपेक्टिव टू इट, देयर इज वन मोर रीजन टू इट. इन द कमिंग फ्यूचर many of you children would enter into politics, would go to become an economist, would want to work as a social worker, those who want to lift the society, and those who want to uplift the society. Many children from you would go and work in these fields. But what is going to help you? What tools are going to raise your level, right? How would you compete against an opponent when you enter politics? How you are going to uplift the society when you work as a social worker? क्या चीजें होंगी, वो क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे जिस पे काम करना होगा, वो सभी फैक्टर्स आपको इकोनॉमिक्स देगा, राइट? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चमत्कार ही ऐसा है, मैजिक ही ऐसा है, जादू ही ऐसा है कि आप घर पे बैठ के बहुत सारी चीजें सीख जाओगे कि सोसाइटी में इसी चीज की कमी है और इन इन चीजों पे ही काम करूंगा तो I'm going to raise the level of my society as well. Okay, so this is an added advantage for you guys to study economics. Okay, so moving on to our chapter शुरू करने से पहले बच्चा एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं हर चीज को ना बेसिक लेवल पे जाके समझाऊंगा, फंडामेंटल लेवल पे जाके समझाऊंगा. रीजन बीइंग कि बहुत सारी चीजें रिपीट होके क्लास 10th में भी आएंगी, वहां पे आप गड़बड़ मत करना. कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को, क्लास 9th इज द बेस फॉर क्लास 10th. इट इज ट्रू, राइट? इट इज वेरी वेरी ट्रू. आप अपना मैथमेटिक्स देख लो, 7 चैप्टर रिपीट होंगे, 8 चैप्टर रिपीट होंगे. साइंस का देख लो, चैप्टर तो नहीं मैं बोलूंगा, बट ऐसी टर्म्स वहां पे रिपीट होंगी जो यहाँ पे इस क्लास 9th में जो साइंस की टर्म्स है वो देखना क्लास 10th में रिपीट होंगी. फिर वहां पे यू वुड बी लाइक अमेज्ड, अरे वाह शुक्र है इतना ढंग से पढ़ लिया था. ओके, सो दिस इज द थिंग. इकोनॉमिक्स भी रिपीट होगी, पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत सारे फंडे वहां लागू होंगे. ओके, you should be clear with everything. Every perspective of economics should be clear to you so that you can formulate the answers yourself. बुक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत रेयरली बुक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 10th की सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, राइट? सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में. तो वहां पे आप हिचकिचाओ नहीं, आपको डर ना लगे. तो फॉर दिस आई वांट कि आप फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखो सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर. और आंसर पढ़ के भी ना टीचर को लगे यार कहां से पढ़ के आया, कैसे पढ़ा है, कहां से पढ़ा होगा, इसने कौन सी बुक फॉलो करी होगी एनसीईआरटी के अलावा. ओके, और मैं ये चीज भी देख रहा हूं
एज एन एजुकेटर, एज ए ट्यूटर मैं ये चीज भी देख रहा हूँ कि जितनी भी हेल्प बुक्स हैं उनमें भी बस एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट आंसर्स कॉपी किए हुए हैं, और क्वेश्चन कुछ हो रहा है, आंसर कुछ हो रहा है, दैट डू नॉट मैच, क्वेश्चन डज नॉट मैच विद द आंसर, राइट? दिस इज अ रबिश थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द हेल्प बुक्स एज वेल। तो फिर बच्चों के नंबर नहीं आते। ओके, सो वी विल नॉट गो फॉर दैट थिंग, हम अपने आंसर खुद क्रिएट करेंगे so that the answer looks natural and is perfect, and that gives us good marks. Okay, चलो सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? ऑफ कोर्स आंसर इज नो, बिकॉज स्कूलों में तो वैसे ही नहीं बताते, बस चैप्टर शुरू करवाते हैं, चल मेरे भाई पहले समझो तो सही इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, तभी तो सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ने का मजा है। अब इकोनॉमी क्या है? किसी भी एरिया को या किसी भी रीजन को आप इकोनॉमी बोलोगे अगर उस एरिया में या उस रीजन में क्या होता हो, प्रोडक्शन होती हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होती हो, है ना, सर्विसेज होती प्रोड्यूस होती हो, और उन गुड्स या सर्विसेज के बदौलत, है ना, बनाने वालों को क्या होता हो, प्रॉफिट होता हो, ठीक है, कमाई होती हो यानी कि उनकी, तो उस एरिया को, उस रीजन को बोला जाएगा इकोनॉमी। आई रिपीट, ऐसी रीजन, ऐसा एरिया, ऐसी प्लेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, है ना, इनकी सेल परचेज के बदले मैन्युफैक्चरर्स को, क्रिएटर्स को या सोसाइटी को क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस एरिया को जहां पे ये बिजनेस चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, राइट, तो उस रीजन को, उस एरिया को बोला जाएगा इकोनॉमी। अब गांव भी एक इकोनॉमी हो सकता है, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो सकती है, राइट। एक स्टेट भी इकोनॉमी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हो सकती हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, राइट। एक कंट्री को भी आप क्या बोल सकते हो, इकोनॉमी बोल सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो अब आए इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमी तो हो गया एरिया, रीजन, देश, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल आंसर है, वो सभी प्रिंसिपल्स, वो सभी फंडे, जैसे आपका साइंस है ना, साइंस के अंदर इट इज ऑल बेसिक्स प्रिंसिपल्स, है ना, जिसके कारण हमारे आसपास जो चीजें हैं चल रही हैं, गवर्न हो रही हैं, राइट। तो उसी तरह के जो फंडे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनके कारण, है ना, बिजनेसेस चलते हैं, उनको उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया जाता है, कंट्री की ग्रोथ करवाई जाती है, राइट, कंट्री को इकोनॉमिक डेंजर में जाने से बचाया जाता है। ओके, तो वो सभी फंडे, वो सभी प्रिंसिपल्स जो एक देश को, एक यानी कि इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, राइट, चाहिए होते हैं, जिनकी बदौलत वो ग्रो कर सकें, इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें, राइट, फाइनेंशियली ग्रो कर सकें, तो उन सभी फंडों को, उन सभी प्रिंसिपल्स को एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। उसी सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। ओके, सो आई होप व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स, द थिंग इज क्लियर टू यू। अब आते हैं जी चैप्टर में, ठीक है। तो I hope there is a difference between my teaching and the teaching that you are receiving from other places, right? From your teachers at school or from your parents, right? तो एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्रिएट करके रखना चाहता हूँ। रीजन बीइंग कि बच्चा पढ़ता तो है, बच्चे में ललक बहुत ज्यादा होती है, इच्छा बहुत ज्यादा होती है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होती है कि भाई मैंने पढ़ना है। पर जब उससे पूछो कि भैया इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी क्या है ना, फिर ही इज जीरो, फिर उसका इंटरेस्ट टूटने लग जाता है। जब उसके बेसिक क्लियर नहीं होते, जब उसके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते, फिर वो डिसइंटरेस्टेड होने लगता है सब्जेक्ट से, और उसको सब्जेक्ट ना बोरिंग लगने लगता है। और शायद यही कारण है, जब यही कारण है कि हमको एसएसटी सिर्फ क्रैमिंग के लिए लगती है कि भाई क्रैम करेंगे, रटेंगे, पढ़ेंगे, एंड में अच्छे नंबर लेंगे, चल मेरे भाई। एसएसटी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर होने के बाद मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बिकॉज एक बार पढ़ना शुरू किया ढंग से, फंडामेंटल समझे, तो बहुत मजा आने लगा। और वही मजा, वही इंटरेस्ट देखना मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट में भी बनाऊंगा, वादा रहा। और मेरा काम, मेरी टीचिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक, प्लीज शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इतना ज्यादा शेयर करो, अगर अगर सच में पसंद आ रहा है तो इतना ज्यादा शेयर करो कि यार मैं और बढ़िया कंटेंट ला के बना के दिखा पाऊँ आप सबको। ओके, चलो, एक एक हौसला मिलता है यार, आप शेयर करते हो, लोगों के कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो एक हौसला मिलता है कि हाँ यार, योर योर मैसेज इज बीइंग रिसीव्ड फ्रूटफुली, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो कम्युनिकेशन है ना, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे जो कम्युनिकेशन है, ये वन वे की रहेगी है।
मैं इस कम्युनिकेशन को वन वे तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं इसको टू वे तक बनाना चाहता हूँ। मैंने यहां से कोई चीज समझाई, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन कमेंट, और प्लीज मेल मी, आई पुट माई मेल इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो कुछ वार्तालाप चलती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन कहते हैं ना तभी पूरी होती है जब सामने से आपने एक चीज बोली, सामने वाले ने उसको समझा और फिर उसने उसी अकॉर्डिंग रिप्लाई बैक भी किया जिस तरह का आंसर आप चाहते थे। तो ये कम्युनिकेशन तब पूरी होती है। कम्युनिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस, आई होप आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन है ये चलती रहे, राइट। चलो आगे चलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं जी हमारा चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर क्या है जी? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव है। हाइपोथेटिकल, मन गढ़ंत भी बोल सकते हो, इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक। एक काल्पनिक गांव है। और बेसिकली हमने इस गांव के बारे में क्यों पढ़ना है, हम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? ऑथर साहब कह रहे हैं कि हमने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना है, जिसकी वजह से हम इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके सिर्फ एक ही पेज है और बाकी सारे पेजेस पे उसने पालमपुर की स्टेट, पालमपुर की स्थिति को बयान किया हुआ। वो प्रोडक्शन से हटके वो पालमपुर के बारे में समझाने लग पड़ा है ऑथर, राइट। ऑथर साहब सारा कुछ छोड़ छाड़ के, प्रोडक्शन तो उसने बता नहीं दिया ना, स्टार्टिंग में कह रहा कि हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। पर वो प्रोडक्शन से हटके सिर्फ पालमपुर की जो खासियत है वो बयान करने निकल पड़े। वो पालमपुर की सिचुएशन को, पालमपुर की इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने चल गए, राइट। तो एक हिसाब से मैं बोलूं तो आपके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ, राइट। तो जस्ट बियर विद इट, ओके। चलो, क्या है, क्यों है, ये सब बात की बातें, वो तो ऑथर को ही पता होगी भैया उसने प्रोडक्शन को इतनी कम स्पेस क्यों दी, उसने पालमपुर को इतनी ज्यादा स्पेस क्यों दी, वो सब बात की बात है। बट द चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ तो चलो प्रोडक्शन का कुछ तो हम पढ़ेंगे, राइट। और हाँ, और क्या बोलता है ऑथर की फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। गांव, हर एक गांव की मेन एक्टिविटी यार फार्मिंग ही होती है, राइट। छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो, राइट, फ्रूट्स की हो या वेजिटेबल की हो, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द विलेजेस। पालमपुर में भी वो बोल रहा है कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। अच्छा, इस चैप्टर में ऑथर साहब वैसे तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल कर गए हैं, हमारा थोड़ा सा उल्लू बना गए कि चले थे बताने की हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में समझाने चले थे। पर खेल खेल में हमारे साथ हमारा थोड़ा सा उल्लू बनाते बनाते उन्होंने हमें एक एडेड एडवांटेज जरूर दे दिया। किस चीज की जी? उन्होंने हमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में भी समझाया है कि ठीक है, फार्मिंग के बारे में तो पढ़ ही रहे हो थोड़ा नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में भी जान लो, ठीक है। अब क्यों ऑथर ने ये नॉन फार्म एक्टिविटीज वाला जो टॉपिक है, क्यों ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्यों डाला है? थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, सवाल करने वाली चीज है। सोचो कि यार क्यों, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो यार, है ना, उसी तरह से सवाल करो यार, प्रोडक्शन के बारे में क्यों जानना है, ठीक है। एक गांव के थ्रू हम ये सब क्यों समझ रहे हैं, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज हम क्यों पढ़ना जा रहे हैं, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इंक्विजिट अपना एंथुजियास्टिक अपना नेचर रखा करो, ठीक है ना, तभी चीजें मजेदार लगेंगी। अब मैं वही सवाल करता हूँ कि ऑथर, है ना, शुरू तो हुआ था प्रोडक्शन के बारे में समझाते समझाते, चला गया वो पालमपुर की हिस्ट्री बयान करने, ठीक। फिर इन द एंड ही इज सेइंग कि चलो नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ो। क्यों चाहता है ऑथर, क्यों क्यों बुक बनाने वाला ये चाहता है कि आप नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ो, ठीक है। चलो, समझना है तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर मैं मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, है ना, और मैं किसी स्टेट का सीएम हूं और मैं आपकी ड्यूटी लगाऊं कि भैया मेरे को अपनी स्टेट के इस रूरल एरिया के, आप डीसी हो, राइट, आपने इस रूरल एरिया को डेवलप करना है, इसको इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको इकोनॉमिकली रेस करना है, फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का इंप्रूव करना है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव करना है। सो वर्क ऑन इट, ठीक। तो आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है सीएम साहब को, राइट। तो सीएम साहब वरना आपकी ट्रांसफर करा देंगे किसी जंगल वंगल वाले और भी खतरनाक एरिया में भेज देंगे, डिजर्टेड एरिया में भी भेज सकते हैं, राइट। तो व्हाट वुड यू डू, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू वुड टेक? एक रूरल एरिया की इकोनॉमी को आपने अपलिफ्ट करना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? दिस इज दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस, राइट। चलो,
अगर मैं आपको ये बोलूं, इसका आंसर बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि रूरल एरिया के लोगों को सिर्फ फार्मिंग में जाने से रोकने के लिए आप उनको थोड़ा सा एक तरफ और टर्न करो, जस्ट बीइंग उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम सिर्फ फार्मिंग ही करेंगे, अर्निंग करेंगे ना, उनको फार्मिंग से निकाल के थोड़ा किसी और सेक्टर में भेजने की कोशिश करो। शायद उनका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो जाए, शायद उनकी अर्निंग इंप्रूव हो जाए, है ना। इससे वो क्या करेंगे, इससे अल्टीमेटली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा, राइज करेगा, राइट। तो इसीलिए हम सिर्फ फार्मिंग पे ही फार्मर्स को लिमिट नहीं कर देना चाहते, उनको फार्मिंग से निकाल के हम दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब वो क्या क्या हो सकते हैं स्टेप्स, कुछ स्टेप्स उसने हमें बताए हैं कि उनको बोलो कि भैया थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, कैप्स बनाओ, पेन्स बनाओ, गुड़ बनाओ, शुगर बनाओ, ठीक है, डेयरी का काम करो, दूध का काम करो, ठीक है, या ब्रेड बनाने का काम करो, बिस्किट बनाने का काम करो, कुछ भी करो, राइट। उसके क्या होगा, ठीक है, फार्मिंग तो चल रही है, फार्मिंग कितने साल में, मैक्सिमम 9 महीने कर लोगे, 10 महीने कर लोगे विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अगर मानसून पे डिपेंडेंट हो तो हद से ज्यादा 5 महीने कर पाओगे। उसके बाद क्या करोगे, 5 महीना मैक्सिमम करी तो 7 महीना क्या करोगे, अर्निंग गई ना, लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप डाउन जाएगा अगर अर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपकी अर्निंग के लिए ऑथर क्या कर रहा है, सॉरी आपकी अर्निंग बोल रहा हूं, सॉरी, फार्मर्स की अर्निंग के लिए, रूरल एरिया की लोगों की अर्निंग के लिए, है ना, आपको ऑथर क्या दे रहा है, एक मेथड दे रहा है कि जब कभी आपकी ऐसे ड्यूटी लगे, जब आप एक आईएएस ऑफिसर लगो, तो आप ये सब जरूर उठाना, विलेज की इकोनॉमी को, है ना, सिर्फ फार्मिंग पे ही लिमिट मत रखना, उसको डाइवर्सिफाई कर देना कि उनकी लोगों के पास क्या हो, मेजर्स हो, तरीके हो, स्टेप्स हो, फंडे हो कि हाँ भी इसी तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हो। और क्या करो जी, शॉपकीपिंग करो, है ना, बोलते हैं ना, परचून की दुकान ठीक है, ग्रोसरी शॉप, राइट, क्लोथ हाउस, टेलर की शॉप्स भी होनी चाहिए, है ना, क्लोथ हाउस भी होना चाहिए, कंप्यूटर सेंटर भी होना चाहिए, है ना। और एंटरटेनमेंट के लिए भी शॉप्स होती हैं यार, राइट, कि बार्बर शॉप भी होगी और एंटरटेनमेंट के लिए होगी, जैसे गेमिंग स्पॉट्स हो गए, राइट, उससे भी अर्निंग हो सकती है। कोई लर्निंग सेंटर भी हो सकता है, जस्ट नॉट कंप्यूटर सेंटर, कोई और लर्निंग सेंटर जहाँ पे आप वेल्डिंग सिखा रहे हो, कारपेंट्री सिखा रहे हो, मैकेनिक की शॉप भी हो सकती है जहाँ पे आप लोगों के व्हीकल्स भी ठीक कर रहे हो, प्लस उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हो, है ना। एसी रिपेयर शॉप भी हो सकती है ना, या फिर कुछ और भी, शॉपकीपिंग भी एक बढ़िया ऑप्शन है, राइट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उनको ट्रांसपोर्ट के काम में डालो। उसने ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट को उसने ये बोला कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इसलिए रखा है, इसलिए डाला है क्योंकि अभी आप जस्ट नेक्स्ट आप एक चीज पढ़ोगे, ये कि एक ऑल वेदर रोड पालमपुर को पास ही के बड़े गांव रायगंज से जोड़ रहा है और आगे एक टाउन शाहपुर से एक ऑल वेदर रोड जोड़ रही है, ठीक है। अब अगर ये रोड पालमपुर को रायगंज के साथ, अगर ये सड़क जो है पालमपुर को रायगंज के साथ जोड़ रही है और आगे बड़े टाउन शाहपुर के साथ जोड़ रही है, ठीक है, तो इट मींस कि जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है बड़ी बड़ी जगहों के साथ, बड़े बड़े प्लेसेस के साथ, राइट। अब वेल कनेक्टेड का मतलब समझो, देखो एक तो उसने रीजन आपको दे दिया वेल कनेक्टेड का, आपके माइंड में बच्चा एक ये तो जानी चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल कनेक्टेड का मतलब क्या है, वेल कनेक्टेड का मतलब कि सड़क है, बट वेल कनेक्टेड का मतलब सिर्फ सड़क होना ही इज नॉट वेल कनेक्टेड। अगर उसमें मोड ऑफ ट्रांसफर ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, आपने एक गांव से दूसरे गांव जाना है, ऑटो ही नहीं है, पैदल चल के जाना पड़ रहा है, तो सड़क का क्या फायदा, ठीक है ना। तो उसको आप वेल कनेक्टेड नहीं बोलोगे, वेल कनेक्टेड किसी प्लेस को दूसरी प्लेस से वेल कनेक्टेड तभी बोलोगे जब सड़क भी हो और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो, ओके, कन्वेंस हो, कोई व्हीकल हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके पास हो, ऑप्शन हो एक जगह से दूसरी जगह जाने की और फिर वापस आने की भी, ओके, तो ही उस जगह को उन दो प्लेसेस को क्या बोलोगे कि दे आर वेल कनेक्टेड, ठीक है। तो अब अगर ये वेल कनेक्टेड है तो पीपल कैन एंटर इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, पीपल कैन एंटर इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इसीलिए ऑथर ने यहां पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में उसने ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड किया है कि अगर हम गांव को वेल कनेक्टेड कर दें आसपास की जगहों से, प्लेसेस से, तो लोग फार्मिंग छोड़ के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी आ सकते हैं। अब फार्म प्रोडक्ट्स को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है ना यार, ठीक है, शुगर केन है उसको ट्रांसपोर्ट करना है,
फीड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, हार्वेस्ट जो हुई है फसल है ना उसको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर 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 वो जगह वो गांव क्या हो, वेल कनेक्टेड हो आसपास के टाउन्स के साथ, है ना, मार्केट्स के साथ, मंडियों के साथ, अगर मैं बोलूं तो बेटर, राइट। ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अच्छा, यहां पे एक मुद्दा उठा, यहां पे एक पॉइंट आया कि ये जो पालमपुर है ये रायगंज के साथ और फिर आगे शाहपुर के साथ वेल कनेक्टेड है ना। उसने अपने इमेजिनेशन में, ऑथर ने बोला ये हाइपोथेटिकल गांव है, उसने अपनी इमेजिनेशन में इसको वेल कनेक्टेड बताया है। एक ऑल वेदर रोड है, वो कनेक्ट कर रही है जी विलेज, है ना। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज यानी कि पालमपुर को किससे जी, टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। एक ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड का मीनिंग तो आपको क्लियर होना चाहिए, पक्की सड़क, मेटल्ड रोड, है ना, कॉन्क्रीट रोड, राइट। अच्छा, इसको आर को हटा देना जरा, इट इज नॉट नीडेड। ट्रांसपोर्ट विजिबल ऑन द रोड रेंजेस फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगिस जो पुराने टाइम के कन्वेंस व्हीकल होते थे, टू मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ठीक है, ऑथर साहब ने यहां पे बोला है कि जो पालमपुर है वो ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है, रायगंज और शाहपुर के साथ। और आपको सड़क पे, देखो उसने साथ ही में बोला कि सड़क पे आपको पुराने किस्म के कन्वेंस और नए किस्म के कन्वेंस व्हीकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उसने ऐसा क्यों बोला है, व्हाट इज द रीजन, कि उसने देखो उसने खुद वैसे तो बता दिया ना कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग प्लेसेस। ठीक है जी, तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नियरेस्ट प्लेसेस और इसीलिए उसने कहा था कि ट्रांसपोर्ट का काम कर लो। ये चीज तो हमें समझ में आ गई, राइट। अब मुद्दा यहां पे ये है, सवाल ये है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट के काम के लिए ही गांव को लिंक कर देना, ये 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 क्यों सफिशिएंट है, ये क्यों वैलिड पॉइंट है कि भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम ही। अब यार खुद सोचो ना, ट्रांसपोर्ट का काम कोई इतना बड़ा काम होगा क्या? हार्वेस्टिंग सारा साल थोड़ी ना होती होती रहती है। आज फसल लगाइए, 3 महीने बाद शायद उसकी कटाई हो, महीने बाद कटाई हो, तब जाएंगे मंडी। डेली डेली तो कौन जा रहा है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट का काम सोचने वाली बात है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाए। बट फिर भी उसने, ऑथर ने बड़े स्पेसिफिकली, है ना, बड़े बड़े ध्यान से, बड़े सीक्रेटली उसने ये एक टॉपिक डाल दिया, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और देखो आपको पता भी नहीं चला कि इसने इसने ट्रांसपोर्ट क्यों डाला, इसने इसको वेल कनेक्टेड क्यों बनाया शहर को। वट ही वॉन्ट्स टू टीच यू, टू यू फेलोज, कि हाँ भी ये जगह वेल कनेक्टेड है, वो क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा समझने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है ना। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे सब खुलेंगे और आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ यार कभी इस लेवल पे नहीं सोचा। चलो वापिस आता हूं, समझाता हूं कि ट्रांसपोर्ट उसने एक और रीजन से डाला। अच्छा, कभी भाषण सुनना मोदी जी का, मोदी जी कहते हैं ना कि भैया यहाँ पे ये मत कहना कि मोदी की प्रेज कर रहा हूँ। सॉरी, आई एम अ क्रिटिक ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट। ठीक है, आई डोंट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट, आई एम हाईली क्रिटिकल, आई एम हाई वेरी मच क्रिटिकल ऑफ एवरी रूलिंग पार्टी, एवरी गवर्नमेंट। ठीक है, मैं बहुत क्रिटिक करता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो मैं उसका क्रिटिकल ही रहता हूँ। ओके, चलो। तो कभी मोदी साहब ने एक भाषण दिया था कि हमने सभी गांवों में सड़कें बिछा दी जी। ठीक है, सभी गांवों को हमने वेल कनेक्टेड कर दिया जी। क्या कारण था, क्यों बोला उन्होंने भाषण में ऐसा, क्यों गांव को वेल कनेक्ट करना जरूरी है, वाई? आंसर इज वेरी सिंपल। अब आपको थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स, अपनी क्रॉप को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इट वुड बी इजी फॉर द फार्मर्स टू रीच towns, cities to sell their harvest, to sell their crops, to sell their produce. ओके, तो इसीलिए मोदी सरकार ने ये बोला था कि हमने गांवों को वेल कनेक्ट किया है, हालांकि हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, सच्चाई आपको भी मालूम है। ओके, डोंट गो बाय द बिहाइंड दिस गप्पू। ओके, लंबी लंबी फेंकने में माहिर है, सब माहिर है, सिर्फ मोदी जी माहिर नहीं है, सभी माहिर है। ओके, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इसीलिए देखो, जब आईएएस ऑफिसर बनोगे या
सोसाइटी के लिए काम करना शुरू करोगे, तो मैंने कहा ना, एक कुछ पैरामीटर होने चाहिए, कुछ फैक्टर होने चाहिए, कुछ आपके पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनको उठाओगे, जिनके ऊपर काम करोगे, तभी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तभी हमारा समाज बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे समाज में तभी आएंगी। तो वेल कनेक्टेड किसी प्लेस को बनाना, गांव को बनाना इज अ वेरी हाई लेवल वर्क, बहुत ही जरूरी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ओके। हम्म आगे ऑथर साहब ने सोसाइटल डिवीजन भी बताई है पालमपुर की। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कभी इसको डील करूंगा, या चलो डील करते हैं, समझते हैं कि उसने अपनी इमेजिनेशन में, ऑथर ने अपनी इमेजिनेशन में ऐसी डिवीजन क्यों करी है सोसाइटी की। ऑथर साहब कह रहे हैं कि गांव में टोटल 450 फैमिलीज हैं। ओके। और इन 450 फैमिलीज में से 80 क्या है जी, अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और मेजोरिटी ऑफ लैंड इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के पास है, यानी कि इनका दबदबा है, राइट, इनका इनका रोब है। ठीक है, ये अमीर है, ये रिच है, ठीक, गांव में ये 80 परिवार। और कह रहे हैं उनके घर भी क्या है, अगर अमीर है तो पक्की बात है उनके उनके घर भी कैसे होंगे, पक्के बने होंगे, राइट। कह रहे हैं ना, ब्रिक्स से बने हुए और प्लास्टरिंग हो रखी है, सीमेंट प्लास्टरिंग हो रखी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, जो रिच होगा अपने लिए आलिशान महल बंगला टाइप की चीज तो बनाएंगे। तो इन्होंने भी, इन 80 परिवारों ने भी अपने लिए ये बड़े बड़े, है ना, महल मुनारे बना रखे। उसके बाद वो बोलता है कि कुछ दलित फैमिलीज भी हैं, एससीज भी इस गांव में रहते हैं, और तकरीबन उनकी पॉपुलेशन कितनी है जी, 1/3 है, यानी कि अराउंड, अगर मैं 1/3 करूं 450 फैमिलीज का, तो इट इज 150 फैमिलीज, 150 परिवार, 150 फैमिलीज आर एससी, शेड्यूल कास्ट, दलित, राइट। वो गांव के एक कोने में रहते हैं, गांव के बीच में नहीं रह रहे, गांव के कोने में रह रहे हैं। बेटा, ऋग्वैदिक एज से लेके अभी तक, अपनी हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से लेके अभी तक ऐसा चाल चलन चल रहा है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, और उसने यहां पे भी लिंक कर दिया है। और अगर मैं बात करूं सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, तो यार मेरे को पंजाब जैसी रीजन में भी ये चीजें देखने को मिल रही है, जहां पे चीज कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी, वहां पे भी अब ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, सॉरी टू से दैट, बट इट इज हैपनिंग। और देखो कहां पे लाके छोड़ा है जी, गांव के कोने में। ओके, हाईली रिलेटेबल। मेरे को दाद देनी पड़ेगी ऑथर की कि उसने ऐसी इमेजिनेशन करी है। लगता है कि वो गांव की लाइफ देख के आए हैं, ये गांव से उठ के आए हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बाखूब चैप्टर लिखा। आगे, इन मच स्मॉलर हाउसेस, लिव इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, जो मिट्टी से बने हुए यानी कि कच्चे घर हैं उनके, और स्ट्रॉ की छत है, यानी कि थैचिंग की गई है घास फूस के साथ। ओके, तो कच्चे घरों में ये लोग रह रहे हैं। तो चलो इसके ऊपर ज्यादा डिवेल नहीं करते, वरना टॉपिक नेसेसरी में बहुत ज्यादा खिंच जाए, अननेसेसरी बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं वापस गांव के ऊपर। गांव में और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ऑथर साहब कह रहे हैं कि गांव में बिजली बहुत पहले आ चुकी थी। अब बेटा, गांव में बिजली आ गई थी, इसका ना बहुत बड़ा एडवांटेज है। गांव में बिजली होना था ना भी जैसे भगवान की कृपा होने के बराबर है। भले भारत के गांव में 8 घंटा ही बिजली आती है, 10 घंटा ही बिजली आती है, कई कई प्लेसेस पे यूपी में तो सिर्फ 2 घंटा ही बिजली आती है, कि भैया अपने पंप सेट चला लो, खेतों को पानी दे लो, दैट इज इट। ठीक है, वरदान माना जाता है बिजली का आना भारतीय गांव में। ठीक, क्यों क्यों वरदान है, अभी मैंने बताया ना कि इससे क्या होगा, किसान क्या चला पाएंगे, पंप सेट्स, ट्यूबवेल चला पाएंगे। अब उससे क्या बेनिफिट होगा जी, अगर ट्यूबवेल चला पाएंगे। ठीक है, तो बेटा जी, किसान मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आजादी से पहले, है ना, बिफोर जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, इन हिज टर्म, इन हिज ऑफिस, ही वर्कड ट्रिमेंडसली टू अपलिफ्ट द standard of living of our farmers. He worked so desperately, so dedicatedly to uplift, to raise the standard of our Indian farmers. उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या है, बहुत ही जबरदस्त काम किया यार। सल्यूट है ऐसे ऐसे नेताओं को। I just don't want to praise Congress for this. I just want to, salute the noteworthy efforts of our two great prime ministers, two great leaders. Okay, चलो
अब बिजली आई, उन्होंने अपने ट्यूबवेल चलाए, पंप्स चलाए, राइट। अब जिन्होंने पंप्स नहीं देखे यार, ट्यूबवेल्स नहीं देखे यार, गूगल करो। ठीक है, जनता ऐसी है, आई नो दैट। जनता ऐसी है जिनको नहीं पता ट्यूबवेल क्या होते हैं, पंप्स क्या होते हैं। प्लीज गूगल इट। पंजाबी में है ना, या हरियाणा में बोलते हैं बम्बी। ठीक है, लोग उसमें नहाते भी हैं, डुबकियां भी लगाते हैं। ओके, तो प्लीज गो एंड चेक। अच्छा, तो ट्यूबवेल चला पाते हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द, है ना, इंद्रदेव की कृपा पे वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक। अगर बार जैसे अगर इंडिया में जो मानसून है 3 से 3.5 या 4 महीने तक रह रहा है, ठीक है, उसके बाद वो क्रॉपिंग कर रहे हैं, है ना, फिर हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ईयर में वो मैक्सिमम 5 to 7 मंथ तक वो क्रॉपिंग कर पाते थे। उसके बाद उनके पास कोई स्कोप नहीं बचता था। दे रिमेन आइडल फॉर मैक्सिमम 5 to 6 मंथ, वो आइडल बैठे रहते थे, फ्री बैठे रहते थे, वेले बैठे रहते थे। तो अब अर्निंग तो डिप मारेगी ना उसमें। तो अब अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, दे कैन ऑपरेट देयर पंप्स, दे कैन ऑपरेट देयर ट्यूबवेल्स। अब वो क्या होंगे, भगवान पे, भगवान की कृपा पे आश्रित नहीं होंगे, वो मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। एंड दे कैन इरिगेट अ मच वाइडर पीस ऑफ लैंड। ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स। ओके, तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस लाइक वेल्डिंग शॉप, ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे कि कंप्यूटर सेंटर हो गए, राइट। उन सब के लिए भी बिजली उपयोगी है, उन कामों के लिए भी बिजली का यूज है, बिजली वहां पे यूजफुल है। आगे एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी एजुकेशन पर भी पालमपुर में काम हुआ है। 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल बच्चा आप लगा लो, अगर 2 प्राइमरी स्कूल हैं तो मैं जैसे चंडीगढ़ गवर्नमेंट की मैं बात करूं, अगर किसी एरिया में 2 प्राइमरी स्कूल है तो एक प्राइमरी स्कूल होगा जी 5th लेवल तक, दूसरा प्राइमरी स्कूल होगा 8th लेवल तक। और अगर हाई स्कूल है तो उसको जनरली माना जाता है 10th क्लास तक। ओके, कोई कोई ये भी लेके चल सकता है कि 12th तक। ओके, बात समझ में आ रही। तो पर हाँ, उसको वैसे मेंशन करना चाहिए था कि सेकेंडरी स्कूल, है ना, हायर सेकेंडरी बोल अगर लिखा होता तो मानते कि +2 है। पर चलो, हम अगर वो इमेजिन इतना कर सकते तो हम भी थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं ना, कि अगर यार 5वीं तक है, 8वीं तक है, तो 10वीं तक अगर बना दिया, ठीक है, तो यार 12वीं तक जाने में क्या प्रॉब्लम है। चलो, हमारे को इस पे ज्यादा बॉदर नहीं करना। एजुकेशन में काम हुआ है पालमपुर में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक गांव में 3 स्कूल हैं, कहने का भाव ये है, बच्चा पढ़ रहा है वहां पे। हेल्थ सेंटर्स, पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चला रही है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। एक एक लिखा हुआ है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सॉरी अगर मैंने प्राइवेट हेल्थ सेंटर बोल दिया तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बेसिक हेल्थ सेंटर वहां पे है, एक हॉस्पिटल वहां पे खुला हुआ है जो सरकार चला रही है। ओके, और एक वहां पे डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी, जहां पे लोगों का उपचार होता है। सिक आर ट्रीटेड, सिक यानी कि बीमार, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गांव में हेल्थ सेंटर क्यों खोल रखा है यार? वाई गवर्नमेंट अपना एक हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक छोटा सा हॉस्पिटल गांव में खोल के बैठी, क्यों? क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को वहां से? वाई, रीजन, वाई आई वांट एन आंसर। कभी सोचा पालमपुर में उसने एक हेल्थ सेंटर खोल के रख दिया, हाइपोथेटिकली उसने एक हेल्थ सेंटर खोल के रख दिया, क्यों? बेटा जी, इसका आंसर ना मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा इमोशनल करके दूंगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे एक प्लेस है, नाम नहीं मैं मेंशन करना चाहता, सॉरी। चलो, अ, खबर बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है कि फाटक बंद था, राइट। रेल जो ट्रेन क्या कहते हैं उनको, ट्रेन गेट थे जो, है ना, वो बंद थे, फाटक बंद था। और एक जो क्या कहते हैं ये एम्बुलेंस थी वहां खड़ी थी, और बीच में एक लेडी थी, उनको, वो प्रेग्नेंट थी, उनका पानी ब्रोक हो चुका, वाटर ब्लॉक हो चुका था, राइट। तो उन डिलीवरी फेस में थी, और खड़े रहना पड़ा एम्बुलेंस को वहां पे, बहुत देर तक जाम में फंस गई वो एम्बुलेंस, वो निकल नहीं पाई। एंड अल्टीमेटली जो डिलीवरी है वो वैन में ही करानी पड़ी, डॉक्टर को बुला के, आसपास जो भी क्लिनिक रहा होगा वहां से डॉक्टर को बुला के करवानी पड़ी। बेबी एंड द वुमेन बोथ डाइड। ठीक है, तो
ये हो रहा है यार, ये हुआ है। वी हैव टू, मैंने कहा ना कि आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे, सोसाइटी को चेंज करने जाएंगे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो इस लेवल पे जाके काम करे। अब खुद सोचो, मैंने कहा था ना इमोशनल करके मैं आपसे आंसर निकलवाऊंगा क्यों ये हेल्थ सेंटर गांव में जरूरी है, ताकि ये सब जो बेकार बेकार चीजें होती हैं, बेकार बेकार इंसिडेंसेस होते हैं, इससे बचा जा सके। कहां गांव कहां शहर, इतना बड़ा रास्ता, खड्डे, सड़कें नहीं है, सोचो कुछ भी हो सकता है यार। राइट, इसीलिए गांव में हेल्थ सेंटर्स खुलवाए गए हैं। राइट, दिस इज द रीजन। उसने ऑथर ने अपनी इमेजिनेशन में भी वहां पे हेल्थ सेंटर रखा है। अच्छा, डिस्पेंसरी क्या होती है? डिस्पेंसरी देखो, जहां तक मेरी बात है या मेरी फैमिली की बात है या जितने मेरे नोन है, हमने डिस्पेंसरी का मतलब यही समझा है कि सरकारी क्लिनिक, छोटा सा हॉस्पिटल। ठीक है, कई कई डिस्पेंसरी को लोग बोलते हैं कि जहां से दवाइयां मिलती हैं, वो भी चलेगा, बट मान के तो चलो कि हाँ भी वहां पे डिस्पेंसरी है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़िया है। ओके। अच्छा, हेल्थ सेंटर का एक रीजन तो आपको पता चल गया कि ज्यादा दूर ना जाना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, है ना, विमेन को स्पेशली, या फिर कोई बीमार है जिसको कट लग गया, वूंड होगी, कोई सिक हो गया, ज्यादा बड़ी बीमारी होगी, है ना, तो उनका उपचार वहीं हो जाए, रादर गोइंग टू द सिटी टू गेट द ट्रीटमेंट, वहीं पे उनका उपचार हो जाए। दिस इज द वन रीजन फॉर ओपनिंग हेल्थ सेंटर एट द रूरल लेवल, एट द विलेज लेवल। एक कारण और भी है बेटा जी, और कारण भी है इसका, सुनो। अगर आपके गांव में, आपके आसपास एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल हो, जैसे यहां पे है, पालनपुर में है, ठीक है, और सरकार ने कुछ बेनिफिट्स भेजने हैं, क्लिनिकल बेनिफिट्स भेजने हैं, हाइजीनिक बेनिफिट्स भेजने हैं, कुछ भी दवाइयों से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी बेनिफिट सरकार ने भेजना है, तो वो हॉस्पिटल में पहुंचा देगी एंड यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देम। राइट, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक स्कीम थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये स्कीम चली थी, कि सिर्फ जो जिस लेडी ने अभी बच्चे को जन्म दिया है ना, जिसने अभी डिलीवरी की है, उसको सिर्फ दवाइयां ही मत दो, उसको थोड़ा खर्चा भी दो, और उसको थोड़ा न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी दो। अब अगर इतने सारे बेनिफिट्स भेजने हैं, फाइनेंशियल ग्रांट भेजनी है, ओआरएस के पैकेट्स भेजने हैं, हेल्थ यानी कि खाने पीने की कुछ चीजें भेजनी है सरकार ने, तो कहां भेजे? हेल्थ सेंटर भिजवा दो जहां पे बच्चे की डिलीवरी हुई है, वहां पे उसका नाम चढ़ा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी वहीं का बना होगा, राइट, और वहां से वो लेडीज बेनिफिट रिसीव कर सकती। दिस इज ऑल्सो वन रीजन टू ओपन हेल्थ सेंटर इन अ विलेज। ओके, चलो, आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आई हो, मैं कुछ ज्यादा ही बेसिक्स, ज्यादा ही फंडामेंटल में चला गया। राइट, तो ओवरऑल आपको अब समझ में आ रहा है कि पालनपुर क्या है। पालनपुर एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड गांव है, जहां पे प्रॉब्लम्स बहुत कम है, लोगों को धक्के कम खाने पड़ते हैं, काइंड ऑफ ऐसा बहुत बढ़िया वेल डेवलप्ड गांव है, एजुकेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी है, लोगों के पास काम है, वेल कनेक्टेड है ये गांव। दे 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 आर नॉट बॉदर्ड अबाउट many things that are not available to people at other places, other villages. Okay, चलो आगे चलते हैं।